नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि होने को बुलंदी के ख्यालात भी हैं, मालूम हमें तरक्की के मकानात भी हैं। जितना सुलझा हुआ मिला है दिमाग हमें, उतने ही उलझे हुए हमारे हालात भी हैं। जी हाँ, इन्हीं उलझे हुए हालातों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी को देखते हुए लगातार देश में अंग्रेजों के जमाने से जो श्रम कानून 29 श्रम कानून बने हुए थे, करीबन सदियों पुराने, उनको बदल दिया गया है। 29 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताएं हैं, वो पूरे देश में लागू करी गई है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए और जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे श्रमिक है, जो हमारे कामगार है, उनके सम्मान की सुरक्षा के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी को देने के लिए ये 4 श्रम संहिताएं लागू की गई है। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि इन 4 श्रम संहिताओं के लागू होने से क्या कुछ बदलाव होगा, श्रमिकों का जो जीवन स्तर है, सामाजिक स्तर है, जो सुरक्षा की गारंटी है, जो विश्वास है, जो उनको सम्मान देने का जो प्रयास किया गया है, वो किस तरीके से किया गया है और आखिरकार इन श्रम संहिताओं में क्या कुछ विशेष है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ एडवोकेट कुलदीप शर्मा जी मौजूद हैं। आप पिछले 10 साल से कॉरपोरेट जो मामले हैं, कंपनी के जो मामले वो देख रहे हैं। आप श्रम कानून विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। दूसरे आज के हमारे जो एक्सपर्ट है, आप राजेंद्र कुमार शर्मा जी है। आपने करीबन 40 साल तक बैंकिंग क्षेत्र में आपने सेवाएं दी हैं और वर्तमान में आप बैंकिंग क्षेत्र, जो भारतीय मजदूर संघ का जो बैंकिंग क्षेत्र है, उसके आप राष्ट्रीय सह प्रभारी हैं और आप मजदूर से जुड़े हुए, कामगारों से जुड़े हुए, श्रमिकों से जुड़े हुए मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं। उनका कल्याण किस तरीके से उस क्षेत्र में लगातार आप कार्य कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तीसरे आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, आप संदीप माथुर हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और करीबन 30 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और देश हो, विदेश हो, राज्य हो, उन सारे जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उनको आप बड़े करीब से देखते हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले कि हम तीनों जो हमारे एक्सपर्ट हैं इनके साथ में चर्चा को शुरू करें, फिलहाल श्रम संहिताओं पर आधारित इस विशेष रिपोर्ट को देख लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए पुराने श्रम कानूनों को बदलकर 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। ये भारत के 40 करोड़ से ज्यादा कामगारों के जीवन में एक ऐतिहासिक क्रांति लाने वाला कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, श्रमेव जयते। आज मेरे श्रमिक भाई बहनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आजादी के बाद ये श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। ये देश के कामगारों को बहुत सशक्त बनाने वाला है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ये कोड श्रमिक भाई बहनों के लिए सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही ये बेहतर और लाभकारी अवसरों के लिए एक सशक्त नींव भी बनाएंगे। हमारी माताएं, बहनें और युवा साथी इनसे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा जो भविष्य में हमारे कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। इससे नौकरियों के नए नए अवसर तो बनेंगे ही, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही विकसित भारत की हमारी यात्रा को भी तेज गति मिलेगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मोदी सरकार की गारंटी, हर श्रमिक का सम्मान। आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेगी सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी, महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी, 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को 1 साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी, 40 साल से अधिक आयु वाले श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की गारंटी, ओवर टाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी, जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी,
इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी। ये सुधार सिर्फ बदलाव भर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्रम वीरों के कल्याण के लिए किया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का हर तरफ स्वागत हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने इसे सराहनीय कदम बताया है। आजादी के बाद दशकों पुराने श्रम कानूनों में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही थी। इस फैसले का असर देश के करोड़ों कामगारों पर पड़ेगा। 4 श्रम संहिताएं लागू होना श्रम क्षेत्र बनाने के दौरान सभी हितधारकों से व्यापक परामर्श किया जाएगा। तो श्रमेव जयते की अवधारणा पर आधारित आत्मनिर्भर भारत को एक नई पहचान देने के लिए और 2047 तक विकसित भारत का जो हमने सपना देखा है उसका जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं ये जो नई श्रम संहिताएं लागू की गई है इनसे होकर ही गुजरता है। चलिए, तो हमारे साथ में एक्सपर्ट का पैनल मौजूद है, उनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले कुलदीप जी आपके पास में आना चाहूंगा। सदियों पुराने जो श्रम कानून थे उनको लगातार ढोए जा रहे थे। आखिर वक्त बदला, केंद्र की जो मोदी सरकार है उन्होंने गौर किया और जो 29 पुराने जो कानून थे श्रम कानून उनको मिलाकर 4 श्रम संहिताएं बनाई गई, 4 लेबर कोड बनाए गए। उनको आप किस तरीके से देखते हैं? कॉमन प्रश्न रहेगा, आप तीनों से मैं इसका जवाब जानना चाहूंगा। सबसे पहले कुलदीप जी आपकी तरफ रुख करेंगे जी। भारत सरकार के द्वारा जो नए 4 संहिताएं लागू की गई हैं इस देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक थी और ग्लोबल क्षेत्र में विश्वव्यापी अपने आप को स्तरीय बनाने के लिए जहां हमारा विकसित देशों के साथ में इस स्तर पर कंपटीशन है वहां अपने आप को विकसित देशों में शामिल करने के लिए एक ऐसा यूनिफॉर्म कोड लाकर सरकार ने आम लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया, विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है जिससे वो आकर यहाँ पर निवेश कर सके। और श्रम कानून जो पूर्व में बनाए गए थे उनमें बहुत सारे कानून ऐसे थे जिनमें श्रमिकों का लगातार शोषण होता चला आ रहा था। उस शोषण का रोकथाम के लिए सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं लेकर आई हैं और इसमें महत्वपूर्ण महिलाएं और पुरुषों को जो समानता का अधिकार दिया गया है ये बहुत विशेष है। देश की उन्नति में महिलाओं की भागीदारी स्वरूप लगातार उन्नत भारत के लिए आवश्यक है और देश विकास करे इसके लिए इस तरह के कानून लाए जाने से सरकार के साथ में आम लोग जो कि श्रमिक क्षेत्र के हैं जिनकी न्यूनतम वेतन आयोग के लिए कोई निश्चितता तय नहीं थी उसको निश्चितता करने का काम सरकार ने किया है जो कि बहुत सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल, इन लेबर कोड में क्या कुछ खास चीजें उनके ऊपर भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। आप भारतीय मजदूर संघ के प्रभारी बैंकिंग क्षेत्र के। सर, एक आपने तो करीबन 40 सालों तक बैंकिंग क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। आपको क्या लगता है भारतीय मजदूर संघ की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी किस तरीके से जो ये कानून लाए गए 4 श्रम संहिताएं लाई गई उनको आप किस तरीके से देखते हैं? केंद्र सरकार ने 29 कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदला है। इससे श्रमिकों का सम्मान गरिमा बढ़ी है, उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ी है। पूर्व में जो भी 29 कानून थे उसमें काफ़ी व्यापक जटिलताएं थी, उसको समझना आसान नहीं था, इंटरप्रिटेशन की कमी थी और उन सब को 4 संहिताओं में बदलकर मजदूरों के हित का काम किया है जिससे 40 करोड़ मजदूरों के माध्यम से भारत की जो जीडीपी है उस पर भी असर पड़ने वाला। कई क्षेत्रों के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा। मेरा फोकस सीधा मजदूर पर ही रहने वाला है क्योंकि पहले उसको नियुक्ति पत्र जारी नहीं होता था। नियुक्ति पत्र के अंदर स्पष्ट संदेश, उसकी शर्तें सब लिखे होने के कारण उसके पास एक कागज है, ना अनपढ़ होते हुए वो उसको ले जाकर अपनी बात को कहीं भी रख सकता है, उठा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सराहनीय कदम जो आज के सिनेरियो में आवश्यक भी था उसे भारत सरकार ने लागू कर ये सिद्ध किया है कि वो जो मजदूर है, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनके भविष्य की चिंता करती जी, भविष्य की चिंता कर रहे हैं और श्रमेव जयते की जो संकल्पना है उसको साकार कर रहे हैं। संदीप जी, आप किस तरीके से देखते हैं जो 4 लेबर कोड लागू हुए उनको? विकास जी, किसी भी देश की तरक्की के लिए उसकी वर्क फोर्स का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम 2047 तक उसको अचीव करने की बात कर रहे हैं, तो हमें एक बेहतर कार्यबल
और एक मजबूत उद्योग और इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है। और ये श्रम कानून इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने में और इनको सार्थक बनाने में बहुत जो है मजबूती के साथ सरकार द्वारा लाया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि इन कानून को लागू होने के बाद में जिस तरह की भ्रम की स्थितियाँ बनी रहती थी नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में, वो जो स्थिति है वो बहुत हद तक वो जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी इस नए कानून के साथ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो पेचीदगियां थी जिनको समझने में नियोक्ता और जिनको नियुक्ति मिलती थी, जो कारीगर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं विवादास्पद भी कई बार स्थितियां रहती थी क्योंकि समझने में ही समय चला जाता था। तो कहीं ना कहीं सरलीकरण हुआ है। कुलदीप जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि पहले के कानूनों में ऐसा क्या था जो कहीं ना कहीं हितकर नहीं था और सरकार को 4 श्रम संहिताएं लानी पड़ी? जी, पूर्व में जो 29 कानून बने हुए थे उन कानून में जो डेफिनेशन दी गई थी वो एक ही मैं कहूँ कि वर्कर की डेफिनेशन भी कुछ कानूनों में डिफरेंट दी हुई थी, वेजेस की डेफिनेशन डिफरेंट दी हुई थी। वर्तमान में जो 4 कानून लाए गए हैं उनमें इनका इतना सरलीकरण कर दिया गया है कि इनको समझना बहुत आसान हो गया है। साथ ही सरकार ने पहली बार जिस समय ये पुराने कानून बने थे उस समय का वैश्विक परिप्रेक्ष्य अलग था, आज की स्थिति में वैश्विक परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग हो गया है। प्रथम बार पूरे विश्व में कहीं भी पहली बार ऐसा देखा गया है कि गिग और प्लेटफॉर्म जो एम्प्लॉय हैं, जिनको मैं विशेष रूप से समझाने के लिए कहूं कि जोमेटो, स्विगी या फिर उबेर, ओला, गिग वर्कर्स बोल सकते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में। जी, तो असंगठित क्षेत्रों को कभी शामिल ही नहीं किया गया इस तरह की सुरक्षा देने के लिए या उनको सम्मान देने के लिए या उनको एक निर्धारित वेतन जो दिया जाना चाहिए न्यूनतम आय के लिए वो निर्धारित नहीं था, तो उससे उनकी कोई आय निश्चित नहीं थी। साथ ही सरकार ने पहली बार महिलाओं और पुरुषों को समानीकरण किया गया है, साथ ही महिलाओं के और पुरुषों के वेतन में भी समानीकरण किया गया है कि उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूर्व में जो असंगठित श्रम था जी, या कहें जो संगठित कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो श्रम उपलब्ध कराया जा रहा था, उसमें किसी भी तरह की कोई निश्चितता नहीं थी कि कितने समय तक उसको रखा जाएगा, कब उसको निकाल दिया जाएगा। सरकार ने एक अच्छी चीज लेकर आई है कि जब भी आपकी नियुक्ति होगी आपको एक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उस नियुक्ति पत्र में सभी शर्तें पूर्व में ही निश्चित होंगी। तो यहाँ आपके साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा या किसी तरह का धोखा नहीं होगा आपके साथ। सारी बातें उस नियुक्ति पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखी हुई रहेगी, कहीं पर भी कंफ्यूजन की कोई भी स्थिति नहीं रहेगी। जी, राजेंद्र जी, आप भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए, आपको सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक जो कारीगर हैं, जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उनको क्या कुछ समस्याएं आ रही थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि अब उन समस्याओं का निस्तारण इन श्रम संहिता के माध्यम से किस तरीके से हो रहा है। तो वो जो समस्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा प्रश्न है जी। अभी तक असंगठित क्षेत्र के जो कामगार थे, मजदूर थे, उनकी सेवाओं का समय निश्चित नहीं था, ऐसे ही वेतन उनका निश्चित नहीं था, कार्य करने के घंटे की अवधि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग थी जी, और जो मिनिमम वेजेस था हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग था, हर प्रदेश में अलग अलग था। अब इस श्रम संहिता के माध्यम से इन्होंने फ्लोर वेजेस, मिनिमम फ्लोर वेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी, जो सारे प्रदेशों में एक, यानी उससे नीचे किसी भी मजदूर को वेतन नहीं दिया जा सकेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। दूसरा, कार्य घंटे निश्चित किए गए हैं, जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसमें समय अवधि लिख दी जाएगी। अन्य कई ऐसे बातें हैं जो उसके अंदर रहेंगी जिसके माध्यम से मजदूर अपनी बात को उठा सकता है। मजदूर स्वयं शिकायत कर सकता है या उसका श्रम संगठन भी इसके लिए शिकायत कर सकता है। तो ये जो छोटे छोटे लेवल की समस्याएं थी जो कि सीधे मजदूर को प्रभावित करती थी, उसको दूर करने का प्रयास कर श्रम के कोई महत्व दिया है, श्रम का सम्मान किया गया इन क्षेत्रों के थ्रू से। हम इसको बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। संदीप जी, हमने वक्त का एक दौर देखा, 1860 में आपराधिक कानून थे, केंद्र सरकार ने उन कानूनों को चेंज किया, बीएनएस आई और भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है, नियम है, उनको चेंज किया। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो श्रम कानून जो अंग्रेजों के जमाने से लगातार ढोते जा रहे थे, किसी भी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि इन कानूनों में बदलाव किया जाए, क्योंकि जो श्रमिक है वो हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिरकार परिवर्तन हुआ, तो आप क्या
कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो ये परिवर्तन है वो निकट भविष्य में इसके क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे? देखिए, किसी भी राष्ट्र के विकासशील और विकसित जो 3 टर्म हैं, इसको मतलब आगे से आगे उत्तरोत्तर तरक्की के लिए उस राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरीकरण बहुत जरूरी है, एक स्थिरता बहुत जरूरी है। और जब से ये सरकार केंद्र में आई है, बीजेपी सरकार जब से केंद्र में आई है, जब से ये स्थिरता आई है, तो कानूनों को लेकर या जो भी, चाहे आपने अभी दंड संहिता का उदाहरण दिया या हम अभी जो श्रम कानून की बात कर रहे हैं, बहुत ही माइन्यूटली हर तरह के पक्ष को ध्यान में रखते हुए कानूनों को वापस संशोधन किया गया है, ताकि जो पुराने ज़माने में या 100 साल पहले कानून बने थे या 200 साल पहले या 50 साल पहले कानून बने थे, वो वाइबिलिटी उनको चेक करते हुए वो इस तरह से अब कानून बनाए गए ताकि दोनों पक्ष, जो भी संबंधित पक्ष है, उनको दोनों तरह से फायदा मिले। ये चीज जो है श्रम कानूनों के अंदर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अब तक, वैसे तो वकील साहब इस चीज में ज्यादा स्पष्ट करेंगे, अब तक श्रमिक की जो परिभाषा थी ना, वो क्लियर नहीं थी कानूनों के अंदर। अभी तक सभी श्रमिक माने जाते थे, लेकिन अब स्टैंडर्ड, अब पढ़ाइयाँ जो जिस तरह का जो सिस्टम है, वो स्टडी का सिस्टम है, या हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, तो हम श्रमिक आज यदि आईटी कंपनी में काम जो कर रहा है, जो बीटेक करके या 5 साल 7 साल अपना पढ़ाई करके वहाँ काम कर रहा है, जिसकी तनख्वाह 1.5 से 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए मिनिमम आप हो रही है, और वो गीक वर्कर है जो 25 से 30 हज़ार में काम कर रहा है, उनकी अब तक दोनों की परिभाषा सेम थी जी। तो जब परिभाषा सेम होगी तो कंडीशन भी, दोनों की वर्किंग कंडीशन भी सेम होंगी, लेकिन जहां वो काम कर रहे हैं वहां कंडीशंस दोनों के अलग अलग होनी बहुत जरूरी है। और इस कानून के तहत ये जो किया गया है, इन्होंने इसको डिफरेंशिएट किया। कम से कम 14 से 15 सेक्टर इन्होंने बनाए हैं जिसमें श्रमिकों को अलग अलग परिभाषित किया गया है। यदि वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो डिजिटल मीडिया जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए अलग जो है बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। वो यदि आईटी सेक्टर से जुड़ा है तो उसके लिए अलग बनाए गए हैं। वो संगठित या असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए अलग है। वो कोयला खदान में काम कर रहा है या खतरनाक यदि उद्योगों में काम कर रहा है, उसके लिए अलग है। वो वस्त्र, मतलब हर तरह के जो एस्पेक्ट से उनको इस कानून के तहत छुआ गया है। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, जैसा संदीप जी ने बताया कि किस तरीके से श्रमिक की जो परिभाषा है उसको अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार और उनकी विशेष परिस्थितियों को देखते हुए समझा गया है और उसी के अनुसार नियम कायदे बनाए गए। आपको क्या लगता है ये कितना कुछ फायदेमंद रहने वाला है हमारे श्रमिकों के लिए, हमारे कामगारों के लिए? निश्चित तौर पर ये सभी श्रमिकों के लिए फायदेमंद रहने वाला है। इससे पूर्व गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर, ऐप के माध्यम से जो डिलीवरी मैन थे, ड्राइवर थे, वो कहीं भी किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज के परिदृश्य के अंदर जबकि काम का बदलाव हो गया है, नियोक्ताओं ने अपने रूल्स चेंज कर दिए थे, तो श्रमिक संहिताएं भी बननी चाहिए थी। उसको बनाकर सबके अधिकारों की सुरक्षा की है। जैसा मैंने पहले कहा कि श्रम का सम्मान, इसके अंदर सारे जो श्रमिक है वो होते हैं, और अब तो श्रमिक का नाम भी इन्होंने कहा कि इसको वर्कर कहा जाएगा जी। तो ये सम्मान भी दिया है। और जो भारत सरकार ने 29 कानूनों को बदलकर उसकी समीक्षा कर अलग अलग कानून बनाए हैं, और उसके माध्यम से इनके कार्य की परिभाषा को स्पष्ट किया है जी। और ये स्पष्टता ही आज के जो बदलाव हुए हैं, जो नियोक्ता द्वारा बदलाव किए गए हैं, उसके अनुसार श्रम कानून बनने से अधिकारों को लाभ मिलेगा, अपनी लड़ाई को ये लड़ सकेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा काम है कि नियोक्ता भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि श्रम कानून में बदलाव हो जी। दबे मन से उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं जी। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए। और जैसा कि आपने बताया कि अधिकारों का पूर्ण तरीके से उपयोग तब हो सकता है जब उनमें स्पष्टता है, और स्पष्टता की दिशा में ये 4 श्रम संहिताएं लागू की गई है, जिसमें मजदूरी संहिता 2019 है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 है, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता 2020 है। कुलदीप जी, 4 जो ये संहिताएं बनाई गई है, सबसे पहले अगर मजदूरी संहिता 2019 की बात करी जाए तो इसमें क्या कुछ विशेष प्रावधान रखे गए, क्या कुछ विशेष बिंदु वो आपसे जानना चाहेंगे? जी, सबसे पहले इस संहिता में जो न्यूनतम जी वेजेस का नियम तय किया गया है जी, जिसके हम कहें ये तो पहले था, पहले से किस तरीके से अलग है वो मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी।
पूर्व में जो कानून था उसमें एक बेसिक सैलरी का फंडामेंटल इस तरह से बनाया गया था कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 1 लाख रुपए है जी, तो उसमें बेसिक सैलरी को 25 से 30%, 35% तक उनको बेसिक सैलरी देती थी। अब इसका क्या होता था कि चाहे उस मजदूर पर्सन को ग्रेच्युटी मिले, जी, पेंशन मिले, ईएसआई मिले या प्रोविडेंट फंड में, जितनी भी कटौती होगी वो उस बेसिक सैलरी के हिसाब से उसकी कटौती होना तय था। जी, अब उसका ये रहा था कि जो बेसिक सैलरी से उसका जो कटौती हो रही है उसमें हो सकता था, होता ये था कि उनकी जो कटौती थी प्रोविडेंट फंड में वो भी कम हो रही थी, उसमें उसकी सेविंग नहीं हो पा रही थी। वर्तमान कानून में जो 50% की बेसिक सैलरी दी गई है कि आपकी जो सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, किसी एम्प्लॉय के लिए कंपनी एक निर्धारित तय करती है कि इस पर्सन के लिए सीटीसी ये तय किया गया है जी। तो उस सीटीसी का 50% उसकी बेसिक सैलरी मानी जाएगी। मतलब 1 लाख का आपने उदाहरण दिया, 1 लाख का 50% 50,000। जी, अगर 50,000 रुपए उसकी बेसिक सैलरी है, ठीक है, तो अगर पीएफ उसका 12% कटना है, 50,000 पे कटेगा, 50,000 पे 12%। अब 50,000 पे 12% पीएफ कट रहा है एम्प्लॉय का और इतना ही पीएफ मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से। जी, तो जो पूर्व में उसकी कटौती हो रही थी 50,000 में 12% के हिसाब से, अगर मान लीजिए उसकी पूर्व में कटौती हो रही थी, अगर उसकी सैलरी 35,000 बेसिक सैलरी अगर मान रहे 25-30% जैसा आप बता रहे हैं, पहले उतनी होती थी, अब 50%। तो पूर्व में अगर हम मान लीजिए उसकी 35,000 रुपए की अगर मान लीजिए बेसिक सैलरी थी तो 35,000 का 12% डिडक्ट हो रहा था जी। और अब अगर उसकी बेसिक सैलरी 50,000 होगी तो उस पर 12% कटौती होगी। तो पूर्व में जो कटौती हो रही थी उसमें उसकी कटौती कम हो रही थी, इससे उसके इन हैंड सैलरी उसके कम आएगी, ये सच बात है, लेकिन उसके भविष्य के लिए और भविष्य में बेनिफिट ज्यादा देखने उसको भविष्य में बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा बढ़ेगा उसको। जी हाँ, जिस हिसाब से जिस तरह से उसका पीएफ वर्तमान में कटेगा वैसे ही भविष्य में भी उसको जो पीएफ की कटौती एम्प्लॉयर के द्वारा होगी जी, वो एम्प्लॉयर जो अपना पार्ट पे करेगा वो भी ज्यादा बढ़ा कर देगा, तो उससे उसको भविष्य में एक अच्छी सुरक्षा मिल जाएगी। एक सबसे बड़ा बदलाव तो ये किया गया है। ठीक है। सेकंड, जो पूर्व में ग्रेच्युटी का कंसर्न था, हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है, पूर्व में 5 वर्ष के लिए मिनिमम अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपसे उसमें है फिक्स जिनको वेतन मिलता था, परमानेंट तो आपको ग्रेच्युटी 5 साल मिनिमम का था। लेकिन अभी क्या किया है, ऐसे पर्सन, लेकिन यहाँ पे फिक्स एम्प्लॉयमेंट होना आवश्यक है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट का लिए आपको जो नियुक्ति पत्र मिला है उसमें यदि ऐसा लिखा गया कि आपको 1 साल के लिए ही नियुक्त किया जा रहा है, तो उस 1 साल की नियुक्ति में आपको 1 साल की नियुक्ति के बाद में जो ग्रेच्युटी मिलेगी उसके आप हकदार हो जाओगे। मिनिमम 1 साल का क्राइटेरिया तय किया गया। पूर्व में ये क्राइटेरिया 5 साल का। दूसरे जो सरकारी कर्मचारी उनके तो 5 साल का वैसे ही है। हाँ, पूर्व सरकारी कर्मचारी के लिए इसमें एक डिफरेंस ये है कि जिनकी नियुक्ति समाप्त होने का समय नहीं दिया गया है जी, सॉरी, उनकी नियुक्ति समाप्त होने के लिए कि आपका ड्यूरेशन इस पीरियड तक रहेगा। अगर समाप्ति का समय नहीं दिया गया तो पूर्व की तरह 5 वर्ष ही रहेगा। लेकिन यदि किसी के नियुक्ति पत्र में समय सीमा तय कर दी गई कि आपको 1 साल के लिए रखा जा रहा है, 2 साल के लिए रखा जा रहा है, तो वह ग्रेच्युटी के हकदार हो जाए। तो मतलब 4 साल का बेनिफिट मिला है, कहाँ 5 साल तक सर्विस करने के बाद में ग्रेच्युटी और अन्य जो फायदे मिलते थे वो अब 1 साल के बाद में मिलेंगे। राजेंद्र जी, बहुत बड़ा कदम है, जो हमारे जो कामगार हैं उनका जो जीवन स्तर काफी बदलेगा। जैसा कि सर ने बताया कि 50% के आधार पर उसकी जो पीएफ की है, ईएसआईसी की है, ग्रेच्युटी की गणना होगी, उसको किस तरीके से देखते हैं जी? इस वेज संहिता के अंदर काफ़ी खूबसूरती है और मजदूरों की समस्याओं को दूर किया गया है। न्यूनतम मजदूरी का 2 को लिस्ट से हटा दिया गया है। सबकी न्यूनतम मजदूरी फ्लोर वेजेस केंद्र सरकार तय करेगी, कोई भी राज्य उससे कम नहीं दे पाएगा। इसी तरह जैसा आपने अभी कहा कि 50% बेसिक होना जरूरी है, ये इसलिए भी डाला गया है कि पहले अन्य भत्तों को ज्यादा दिखाया जाता था, बेसिक को कम कर दिया जाता था, जिससे उसको अन्य लाभ नहीं मिल पाते थे जी। इसीलिए ये तय कर दिया गया है कि जो भी उसको वेतन दिया जाएगा उसमें 50% उसकी बेसिक होगी और बेसिक हमेशा पीएफ से भी जुड़ा रहता है, आगे ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन भी काम आता है। तो और अन्य भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जिससे बेसिक से ही देखी जाती हैं जी। तो एक बहुत बड़ा बदलाव इस वेतन में भी किया गया है। इसी तरह राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर सलाहकार बोर्ड बनेंगे, परिभाषा को स्पष्ट किया गया है, जिससे किसी भी तरह की शिकायत पर श्रमिक स्वयं
अपनी बात को उठा सके। हाँ, श्रमिक को कहीं ना कहीं एक मंच मिलेगा, डरने की कोई बात नहीं, एक यूनिवर्सल मंच मिलेगा जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उससे जुड़ी हुई है तो वो वहां पर उस दरवाजे पर दस्तक दे सकता है और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कुछ कहना चाह रहा हो या कानून का कहीं उल्लंघन हो रहा हो तो वहाँ पे अपनी बात रख सकता है। संदीप जी, जिस तरीके से कुलदीप जी ने और राजेंद्र जी ने बताया कि किस तरीके से न्यूनतम वेतन फिक्स किया जा रहा है और किस तरीके से लाभ मिलेंगे, सही है, लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि जो वेतन मिलता है उसकी जो डेट है वो फिक्स नहीं रहती, उसमें भी डेट का बाउंडेशन लगाया गया है इसमें कि आपको इस महीने की करीबन 7 तारीख तक तो आपको अपने एम्प्लॉय को वेतन देना ही होगा। जी संदीप जी। देखिए, बाउंडेशन जो है वो नियमों को बांधता है। जी, हम नियम जब नियमावली जब तय करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसमें हम सारे एस्पेक्ट्स हमको शामिल करने पड़ते हैं। आपने सब तरह के जो है फ़ायदे दे दिए, लेकिन यदि आपने उसको नियुक्ति पत्र भी दे दिया, उसकी मिनिमम वेज भी आपने तय कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया, सामाजिक सुरक्षा दे दी, लेकिन यदि उसकी तनख्वाह यदि 20 तारीख को आ रही है, जी, कभी 25 को आ रही है, कभी 10 को आ रही है, तो वो जो एक बजट जो तैयार होता है एक परिवार का, वो परिवार का बजट गड़बड़ा जाएगा। तो जितनी भी मशक्कत जो सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के श्रमिक के उत्थान के लिए कर रही है, वो बेमानी हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत गहराई से सोचा गया है और इसको लेकर जो है सख्ती से इसमें लिखा गया है कानून के अंदर कि एक वेज का एक जो वेतन है उसको एक तय किया जाए 1 तारीख को, ताकि उसकी जो प्लानिंग है या उसके जो टारगेट्स हैं वो उस प्लान से उस तारीख से वो तय कर सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज हम नॉर्मल बात करते हैं कि चाहे हमारी तनख्वाह 20,000 रुपये महीना है, हमें एक बैंक में जाके लोन लेना है, सिंपल सा बात है। लोन चाहे छोटा हो, 50,000 का हो, लाख रुपये का है, 1.5 लाख का, 2 लाख का है, लेकिन वो सबसे पहले हमारी वो सैलरी स्लिप मांगता है। ठीक है, हमारे पास सैलरी स्लिप आ गई जो है, लेकिन यदि वो जब आपका बैंक स्टेटमेंट देखता है आपके लिए, तो वो पता लगता है कि आपकी तनख्वाह ही आपकी इरेगुलर है, अनियमित है, तो वो आपको लोन देने में हिचकिचाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है। तो इसके लिए जो सरकार ने ये जो कानून, ये जो नियम बनाया है, फिक्स जो डेट का किया है, ये बहुत अच्छा है। और जो है उसके लिए जो जिस तरह का बजट तैयार करेगा उसके भविष्य के लिए, ये श्रमिक के व्यवसाय के लिए जो है कामगार के भविष्य के लिए बहुत सही है। बहुत जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुलदीप जी, कई बार ये देखने में आता था कि जो नियोक्ता है वो अपने जो एम्प्लॉई हैं उनके जो काम करने के जो घंटे हैं वो फिक्स नहीं कर पाते थे। कभी कभार 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे। कुलदीप जी से पहले मुझे लगता है राजेंद्र जी इसका बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। राजेंद्र जी, कई बार हम जब काम करते हैं तो हमें हमारा जो टाइम पीरियड है उसका पता नहीं चल पाता है और हम काम करते ही चले जाते हैं और फिर सप्ताह में, जैसा कि इस नए कानून में 48 घंटे की अनिवार्यता की गई है, उसको किस तरीके से देखते हैं राजेंद्र जी? इस नए कानून में 48 घंटे की अनिवार्यता की गई है, लेकिन ये भी तय किया गया कि 8 घंटे से ज़्यादा जी काम नहीं लिया जाएगा। इसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट में प्रत्यक्ष रूप से ये 4 डेज वीक जी का काम करने का वो है, जिसके अंदर आपको तो खुद को अनुभव है, 40 साल आपने मतलब बैंकिंग क्षेत्र में दिए हैं, तो आप तो वाकिफ हैं इन चीज़ों से। तो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेने की शर्त भी है। 12 घंटे का प्रावधान इसलिए किया गया है कि कुछ संस्थाओं के अंदर काम इस तरह से रहता है कि उसके अंदर कंटिन्यूशन रहता है, लेकिन ऊपर सब पूरा कवर करते हुए इसको 1 सप्ताह के अंदर मैंने जो 4 डेज वीक का 48 घंटे से ज़्यादा उससे काम नहीं ले सकते। तो फिर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पष्टता की जरूरत है। लेकिन इसमें कहा गया है सर, सतत एक प्रक्रिया है सुधार की, आगे सुधार होगा। अभी मैं समझता हूं कि ये जो जारी किया गया ये ठीक है जी, लेकिन इसमें एक और है पहलू है कि 12 घंटे अगर आप काम करते हैं ओवर टाइम के तौर पे, तो उनको आपको दुगुना वेतन उस दिन का देना पड़ेगा। हाँ, ये तो तय कर ही दिया। इसलिए मैंने कहा कि इसको हमने इसलिए स्वीकार भी किया है कि उसमें स्पष्ट ये आ गया है कि आपको डबल वेतन ओवर टाइम का देना पड़ेगा और ओवर टाइम के लिए आपको कामगार से स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी, ऐसा भी इसके अंदर प्रावधान किया गया जी। तो ये एक अच्छा है और उसको नियोक्ता ने भी स्वीकार किया है जी। लेकिन कार्य घंटे की अवधि जो ऐसा आपने कहा वो 8 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकती। संदीप जी, आपके पास एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा किसी भी स्थिति में नहीं, 48 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते। संदीप जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन कुलदीप जी, फिलहाल जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है उसके क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, क्या कुछ विशेष चीजें हैं वो आपसे समझना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण ये है कि एक मजदूर जब कार्य करता है तो उसे अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और सामाजिक स्तर पर अपने जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के लिए एक सुरक्षा की आवश्यकता है,
कि आज वह काम कर रहा है, हमेशा जिंदगी भर उसका शरीर साथ नहीं देगा। एक स्तर है जहां पर उसका शरीर कार्य करना बंद कर देगा या उतनी क्षमता से कार्य नहीं कर पाएगा, या फिर कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, कुछ बीमारी हो गई है, कुछ ऐसे रिस्की क्षेत्र हैं जहां पर कर्मगार जो कार्य करते हैं उनके साथ दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में एक सुरक्षा की भावना देने से मजदूर को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि यदि मैं काम कर रहा हूं, मुझे किसी भी तरह की कोई अहित होता है, मेरे साथ किसी तरह की क्षतिकारित होती है, मैं काम करने में डिसेबल हो जाता हूं, तो मुझे और मेरे परिवार को एक सुरक्षा मिलेगी, जिससे मुझे एक प्रेरणा मिलेगी कार्य में, अपने कार्य के प्रति वफादारी से कार्य करने की, और साथ में मेरे परिवार को एक सुरक्षा मिलती रहेगी कि मैं भविष्य में अपने परिवारजनों को एक सुरक्षा देके जा रहा हूं और मेरे परिवारजन उस सुरक्षा का पूरा उपयोग कर पाएंगे। इसमें क्या कुछ विशेष प्रावधानों की अगर चर्चा करी जाए, क्या कोई विशेष प्रावधान किए गए इसमें जो पहले कानूनों में नहीं होते थे और इनमें है? देखिए, कुछ क्षेत्रों में वर्तमान में इस तरह का किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट किया गया है मेडिकल के क्षेत्र में। जी, जितने भी कर्मचारी ऐसे हैं जहां पर 40 साल से उम्र ज्यादा है जिनकी, उनका मेडिकल करवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां मजदूर ना तो इतने पढ़े लिखे होते हैं, ना ही इतने सक्षम होते हैं कि वो जाकर अपना मेडिकल चेकअप रूटीन में करवा पाएं। तो उससे उनकी कुछ बीमारी ऐसी है जो उनके प्रारंभिक स्तर पर पकड़ी जा सकती है और उनका इलाज भी किया जा सकता है। तो मजदूर जो शिक्षित नहीं है अभी, उन अशिक्षित मजदूरों को इस तरह की मेडिकल की सुरक्षा भावना मिलने से उनके और उनके परिवार को एक सुरक्षा मिलती है। जी। सेकंड जो इस क्षेत्र में किया जा रहा है वो ये है कि जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जैसे बीड़ी का है जहां पर दुर्घटना होने की संभावना, तंबाकू का ज्यादा माइंस का हो गया है, या फिर कोयला माइंस के साथ में आप देखिए जो बड़ी बड़ी खुदाई की जाती है, गहरे पानी में उतरा जाता है, इस तरह के जो कार्य क्षेत्र हैं जहां रिस्क ज्यादा होता है, वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि उनको अलग से व्यवस्था, उनके लिए बीमा करवाया जाएगा। जी। उस बीमे का फायदा ये होगा कि कर्मचारी मजदूर के पास इतना सक्षम नहीं है कि वो अपना इतनी सी इनकम में से अलग से बीमे का पेमेंट करे। बिल्कुल। तो इसके लिए नियोक्ता को ये आवश्यक किया गया है कि जो भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर विशेष रूप से रिस्क ज्यादा है, वहां पर सभी कर्मचारियों का विशेष रूप से बीमा करवाया जाए। जी, ताकि कर्मचारी को एक सुरक्षा, उसके परिवार को एक सुरक्षा मिल सके। सुरक्षा मिल सके। बहुत जरूरी है सुरक्षा, क्योंकि जो कारीगर है, कामगार है, वो देश की तो धुरी है ही है, अपने परिवार की भी धुरी है, तो उनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। संदीप जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं राजेंद्र जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाह रहा था कि ये जो सारा जो कानून जिस तरह के बनाए गए हैं, ये नियोक्ता और जो कामगार हैं उनके बीच में संबंधों को सुधारने के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि बेहतर माहौल में काम हो और जो है विकास की जो गति है उसको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये देखी जा रही है कि अब जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। जी। अभी आपने राजेंद्र जी ने कहा काम के घंटे तय कर दिए गए। आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो काम के घंटों को लेकर ही है, और निजी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा मांग हो रही है कि भाई आप 70 जो है आप 60 घंटे, 64 घंटे, 74 घंटे, 72 घंटे की बात हो रही है काम करने की, मतलब आप दिन में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। इसको लेकर जो है बहुत बड़ी बहस जो है वो छिड़ी हुई है कि क्या ये जरूरी है कि 12 घंटे काम करे और वो उसका फिर आप उसका परिणाम किस तरह से देखा जाएगा। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो नियोक्ता है, वो चाह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनसे अपने कारीगर जो कामगार है, श्रमिक है, उससे ज़्यादा काम कराऊं और उससे ज़्यादा से रिजल्ट लूँ। लेकिन क्या वो उसके लिए तैयार है? अब इन दोनों के बीच में जहां हम कानून की बात करेंगे, एक श्रमिक संगठन या श्रमिक कानून की बात करेगा कि मैं 8 घंटे ज़्यादा काम नहीं करूंगा, और वहीं इंडस्ट्रियलिस्ट कहेगा कि नहीं भैया मुझे 12 घंटे काम कराने। जी। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मैं प्रिंट मीडिया की बात करता हूं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं। इन सबसे बड़ा समस्या आ रही है, या आपका IT सेक्टर है, उसमें बहुत बड़ा ये जो है फैक्टर है, ये एक बड़ा समस्या आ रही है कि जो वर्कर्स हैं ये वो काम 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज मॉनिटरिंग की है कि इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा, वो जो कानून है उसको कैसे लागू किया जाएगा। दूसरी चीज सामाजिक सुरक्षा को लेकर बात अभी कुलदीप जी ने कही, तो सामाजिक सुरक्षा और मेडिकल सुरक्षा उनको लेकर भी वही बात है कि अब जो खर्चा जो है, चाहे बीमा कराना है या आपको उसको सामाजिक सुरक्षा देनी है, आप
तो वो आपको उसका खर्चा कौन उठाएगा? जी, सरकार ने तो कह दिया कि कंपनी उठाएगी, लेकिन क्या कंपनियां इस तरह के लिए तैयार हैं? तो वो एक समन्वय बैठा के सरकार को ये तीनों जो दोनों पक्ष हैं उनको साथ बैठ के, हालांकि इस बात पर चर्चा ही हुई है, सब कुछ हुई है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होना है वो आने वाले समय में बताया जाए, वो होगा। लेकिन जब तक इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग नहीं होगी, कानून को लागू करने की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें फिर कहीं ना कहीं के किताबों में यह कानून बन के ही नहीं रह जाए और हर विवाद न्यायालय नहीं पहुंचे, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बेहतर क्रियान्वयन होना जरूरी है, तभी ये जो चीजें हैं वो हकीकत के धरातल पर पूरे स्पष्ट तौर पर आएगी और इन कानूनों का बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। राजेंद्र जी, जैसा कि संदीप जी ने बताया कि जो ये कानून बने हैं उनका क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इन श्रम संहिताओं को एक रूप दिया गया है। क्या लगता है आपको? महिला सशक्तिकरण के अंदर जो ये बनाया गया है उसमें महिलाओं को बहुत सुविधाएं दी गई हैं। एक तो एक समानता का अधिकार दिया, पुरुष और फीमेल जो है उसको नहीं इसके अंदर करके समान वेतन मिलेगा जी। और महिलाओं को ये लिए जैसे मातृ अवकाश मैटरनिटी लीव है वो देना अनिवार्य है, जिसमें 14 सप्ताह का क्लॉज है। अगर वो नहीं दी जाती है तो उसके लिए वो अपनी बात उठा सकती है। मेडिकल उसके लिए उसको सुविधा दी गई है, नहीं तो लमसम में 3500 रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं से यदि रात्रि शिफ्ट में काम कराना है तो सहमति जरूरी है और उसकी सहमति के आधार पर ही उससे रात्रि शिफ्ट में काम कराया जा सकता है और ऐसे संवेदनशील स्थानों पर भी उस पर काम लेने के लिए स्वीकृति ली जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी कुलदीप जी ने भी कहा, सामाजिक सुरक्षा की आपने बात की जी, ये बात सही है कि धरातल के ऊपर उसके क्रियान्वयन के ऊपर अभी ध्यान देना बाकी है। यदि वो जो ग्रास रूट लेवल पे काम जब होता है, कानून अपनी जगह बनते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में उस पर भी चर्चाएं होंगी, इसके लिए सलाहकार बोर्ड भी बनाए गए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण को तो इतना महत्व दिया गया है कि उनको जो समानता का अधिकार दिया गया है, वेतन में समानता का अधिकार, रात्रि शिफ्ट में उनको काम करने का अधिकार, संवेदनशील जैसे निर्माण कार्य है, जैसे आपके खनन का कार्य है, उसकी स्वीकृति से वहाँ उसके लिए सारे उपकरण उपलब्ध कराना, सेफ्टी के उपकरण उपलब्ध कराना, इन सब बातों को इसमें समाहित किया गया है, जिसके कारण मैं समझता हूँ कि महिलाओं को भी इसमें पूरा अधिकार बराबर का बिल्कुल महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए इन नए कानूनों की रूपरेखा तय की गई है। और राजस्थान की श्रमिकों से हमारे डीडी न्यूज़ ने खास बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुलदीप जी, उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि 40 करोड़ जो हमारे देश के जो कामगार हैं उनको इन नई श्रम संहिताओं का सीधा फायदा मिलने वाला है, क्या लगता है आपको? जी, जो देश के 40 करोड़ श्रमिक हैं जी, उनको एक साथ एक स्तर पर एक तरह से एक स्तर दिया गया है सरकार के द्वारा कि किसी भी मजदूर की यहाँ पर कोई श्रेणी नहीं बनाई गई है जी। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर एक मजदूर अपनी बात अपने स्तर पर, कंपनी के स्तर पर स्पष्ट रूप से, समान रूप से कह पाएगा। यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके लिए पूर्व में इस तरह का होता था कि हर क्षेत्र के लिए पीएफ इंस्पेक्टर के पास जाओ, कोई शिकायत है तो आप, इसके लिए फैक्ट्री के लिए में कोई शिकायत है किसी मजदूर की, फैक्ट्री इंस्पेक्टर के जाओ। तो जो अभी सरकार ने एक नया वर्ड यूज किया है जिसको हम कहेंगे फैसिलिटेटर। अच्छा, उस फैसिलिटेटर वर्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी भी मजदूर को किसी तरह की कोई शिकायत है तो सबसे पहले वो फैसिलिटेटर के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। इंस्पेक्टर जो है वो फैसिलिटेटर के तौर पर और उनकी भूमिका में नजर आएंगे, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो समाधान के तौर पे। और उनका भी सबसे पहला स्तर ये है कि वो कॉन्सिलेशन का काम करेगा, वो दोनों पक्षों को बिठाकर दोनों पक्षों को सुनकर कोशिश करेगा कि यही इस स्तर पर इसको निपटा लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि अभी तक इस क्षेत्र में बहुत सारी कोर्ट्स में बहुत सारे मैटर चले जाते हैं, वो जिस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। और कानून का जो सबसे अच्छा स्तर होता है वो होता है मीडिएशन, जिसको कॉन्सिलेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष मिलकर किसी एक बात पर स्पष्ट रूप से एग्री हो जाएं और उस एग्री होने से न्यायिक व्यवस्था, समय, पैसा, इन सब का जो दुरुपयोग हो रहा है या समय खराब हो रहा है उसका उपयोग कहीं ना कहीं देश की उन्नति में काम आ सके। जी बिल्कुल।
आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो समय सीमा है और कानूनों के प्रपंच में या कानूनों के जाल में फंस कर रह जाते हैं, और समय भी खूब लगता है कि कब तो निपटारा होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, और जब तक काफ़ी स्थितियां चेंज हो जाती है तो इसमें काफ़ी समय की भी बचत होगी और मजदूर को न्याय भी जल्दी और सुलभता के साथ में मिलेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का जिक्र किया, जब भी इंस्पेक्टर शब्द का जिक्र होता है तो एक अनचाहा एक डर समा जाता है कि इंस्पेक्टर राज है, और भी कई इंस्पेक्टर जैसा हमने सुना है। तो कुल मिलाकर इंस्पेक्टर को जो फैसिलिटेटर शब्द के तौर पर या फैसिलिटेटर के तौर पर यूज किया जाने लगा है, तो ये निश्चित तौर पर श्रमिकों के लिए काफी कारगर साबित होगा। हमारे संवाददाता ने, डीडी न्यूज राजस्थान के जो हमारे संवाददाता है, उन्होंने राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के जो श्रमिक हैं, जो कारीगर हैं, उनसे बात करिए, उनका इन श्रम संहिताओं को लेकर क्या कुछ कहना है। आइए उनको सुन लेते हैं। केंद्र सरकार ने जो मजदूरों के हित में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को खत्म कर नए कानून जो लागू किए, 40 करोड़ मजदूरों को सुरक्षा की गारंटी, 40 वर्ष से ऊपर मजदूरों के हेल्थ चेकअप की गारंटी, मजदूरों के हित में जो नए नए कानून लागू हुए, या मजदूरों को दुगना ओवरटाइम करने पर दुगना वेतन की गारंटी, न्यूनतम वेतन से ज्यादा की गारंटी, महिलाओं के लिए समान अधिकार न्यूनतम वेतन की गारंटी के लिए जो कानून लागू किए, उसके लिए भारत सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय सरकार ने जो 4 श्रमिक बिल कोड जो पास किए हैं श्रम मंत्री ने, जो कुछ चीजें बहुत अच्छी है, जैसे कि भाई कि 1 साल में इनको मजदूरी की बढ़ोतरी होनी चाहिए और 40 साल का चेकअप होना चाहिए, और इनके ऐसे लागू होना चाहिए, पीएफ लागू होना चाहिए, और जो जितनी भी सामाजिक सुरक्षा है जो अच्छी निकल के मतलब आएगी मजदूरों के हित के अंदर, जो ये फैसला ले रहे हैं, इसके लिए हम बहुत ही अच्छी मतलब तहे दिल से करते हैं। दूसरी बात ये है कि एक इन्होंने जो निर्णय लिया है कि भाई 1 साल अगर सर्विस करेंगे तो उसके भी है जो पेंशन योजना लागू हो जाएगी। मेडिकल है, मेडिकल सुविधा है, पीएफ है, जीएफ है, और काफी सारी सुविधा है। तो वर्कर जो काम करता है तो वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे कि जो संस्था का प्रधान है, उसका ये दायित्व होता है कि वो सब चीजों को लागू करे। मोदी जी ने सर्वे बंधु सुखिना सर्वे संतु निरामय का पालन किया है। उन्होंने 29 नियम हटा के श्रमिक अधिकारों में 4 नियम जोड़े, वो सर्वमान्य है। आजकल युग में आर्थिक युग है, समान वेतन पाना श्रमिक का अधिकार है। उन्होंने पीएफ जोड़ के और ईएसआई जोड़ के समान अधिकार का पालन किया है। श्रमिकों के लिए ये एक ऐसा वर्ग है जिसका 80% योगदान देश को निर्माण में है, और सबसे खतरनाक काम करते हैं। इनकी सुरक्षा का कोई भी जो है कार्य नहीं होता। अगर एक बंदा अकेला है घर में, परिवार में, ऊपर से गिर जाए तो पीछे उसको कुछ देखभाल, चिकित्सा सेवा, इसके लिए कुछ भी इसके लिए नहीं है। तो मोदी जी ने इसमें जो पीएफ एसआई वगैरह योजनाएं डाली है, मेडिकल की सुविधा दी है, निश्चित ही इनको संबल प्रदान करेगी। जब श्रमिकों को नियुक्ति दी जाएगी, उस समय उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वेतनमान इतना होना चाहिए कि आदमी का जीवन यापन अच्छे से हो सके, और दूसरा ये है कि वेतन जो है समय पे दिया जाए। ठीक है। तीसरा ऐसा पॉइंट है कि महिला है जो है वो नाइट शिफ्ट भी कर सकती है। 40 से ऊपर की एज वालों को फ्री मेडिकल चेकअप्स दिए जाएंगे। अनुशासन के भी कुछ नियम दिए गए, एम्प्लॉइज के लिए भी कुछ नियम दिए गए हैं। तो काफी सारी चीजें बहुत अच्छी की गई है आज लेबर कोड के लिए। जी हाँ, जिस तरीके से शरीर को प्राणवायु की जरूरत रहती है, वैसे देश की जो अर्थव्यवस्था रूपी जो देश का जो शरीर है, उसको जो श्रमिक है, जो कारीगर है, वो भी एक तरीके से प्राणवायु देते हैं। वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से मतलब जो हमारे प्रदेश की बात करी जाए तो प्रदेश के श्रमिकों ने किस तरीके से स्वागत किया है। उनका साफ कहना है कि जो नई श्रम संहिताएं लागू हुई है वो वाकई में स्वागत योग्य कदम है, और लंबे समय से श्रमिक जो हैं वो इसकी मांग कर रहे थे। आखिरकार सरकार ने सुनी और देश में 4 श्रम संहिताएं लागू की। राजेंद्र जी, निश्चित तौर पर श्रमिकों में उत्साह बढ़ा है। उनको ये विश्वास जागृत हुआ है कि हमारी जो समस्याएं पहले रहती थी उनका स्पष्टीकरण इन इस संहिताओं के अंदर दिया गया है, और काम करने के घंटे, उनके सेवा स्थल, कार्यस्थल की स्थिति, इसके अलावा वेतन समय पे मिलना, नहीं मिलने पर
उसके प्रावधान, मिनिमम वेजेस तय होना, फ्लोर वेजेस तय होना, थ्रेशोल्ड लिमिट, कुछ ऐसी जगह है थ्रेशोल्ड लिमिट जिसके अंदर सरकार जिसे आगे का है, लेकिन ये भी क्लियर होने से इनमें काफ़ी मैंने विश्वास बढ़ा है और उत्साह बढ़ा है काम करने का कि हमारे लिए सरकार चिंतित है। बहुत लंबे समय से इस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी जो श्रम कानून है उनमें बदलाव होगा, क्योंकि समय के साथ, परिस्थितियों के साथ पूरा बदलाव हो चुका था। नियोक्ताओं ने भी काम करने का ढंग बदल दिया था, मशीनीकरण हो गया था, और आज के इस सिनेरियो के अंदर पुराने श्रम कानून कहीं भी फिट नहीं बैठते थे। उनमें इस तरह के परिवर्तन करके सरकार ने 40 करोड़ से अधिक मजदूरों का विश्वास भी जीता है और इन सब का देश की जीडीपी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ने वाला देश है। की जीडीपी, मैं ये मान के चलता बिल्कुल बिल्कुल देश की और भारतीय मजदूर संघ इसका स्वागत करता है। जी बिल्कुल, देश की जीडीपी पर, वाकई में जीडीपी पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। कुलदीप जी, क्या लगता है आपको, श्रमिकों की हम बात कर रहे हैं, श्रमिकों को काफ़ी फायदे जो होने वाले हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर नियोक्ता की बात करी जाए, कंपनी के मालिक की बात करी जाए, क्या इसमें कुछ उनके लिए भी विशेष प्रावधान है? क्या उनके भी फायदे वाली कुछ बात है इसमें? जी, नियोक्ता के लिए इन संहिताओं में सबसे अच्छी चीज़ जो की गई है वो ये की गई कि पूर्व में जब भी कोई नियोक्ता अपना कोई भी कार्य शुरू करता था तो उसे इतनी जगह से अपनी क्लियरेंस लेनी पड़ती थी कि वो हताश हो जाता था। और नया कार्य शुरू करने के लिए, नए निवेशक लाने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर थी, बाहरी विदेशी निवेशक तो उसके लिए इतना कतराते थे, वो सोचते थे कि पता नहीं फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। सिंपल 1 रजिस्ट्रेशन 1 रिटर्न। पहले क्या होता था और अब क्या चेंज हुआ है, वो बड़ी बात आपसे जानना चाहिए। पूर्व में किसी पर्सन को, निवेशक को एक फैक्ट्री डालने के लिए इतने क्लियरेंस लेने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको, पहले उसको भूमि अलॉटमेंट के लिए अलग से क्लियरेंस लेना है, उसके बाद में उसको फैक्ट्री डालने के लिए वहाँ के पोल्यूशन से अलग क्लियरेंस लेना है, वाटर के लिए अलग से क्लियरेंस लेना है, सेफ्टी के लिए उसको अलग से क्लियरेंस लेना है, उसके अलावा मिनिमम जो लेबर रखनी है उसके लिए उसको अलग से क्लियरेंस लेना है, पीएफ के लिए उसको मिनिमम वेजेज जो दे दी है उसके लिए उसको अलग से सर्टिफिकेट रजिस्टर मेंटेन करना है। इस तरह की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थी, अलग अलग एनओसी लेनी पड़ती थी। तो इतनी सारी चीजों में कंप्लायंस करने में उसका बहुत सारा समय खराब हो रहा था और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, वहां पर एक इंस्पेक्टर राज भी बड़ा हावी हुआ करता था। अब सरकार के द्वारा जिस तरह से इस तरह का सरलीकरण किया गया है तो इससे विदेशी निवेशक बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे। बहुत स्पष्ट रूप से सब चीजों के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि सिर्फ A1 क्लियरेंस से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो नए इन्वेस्टर हैं या हम जो नए नए निवेशक आते हैं, या अपन वर्ड यूज करें कि जो नए नए वर्ड मैं भूल रहा हूं, नए वर्कर्स जो आते हैं नहीं, नए जो इन्वेस्ट करते हैं पर्सन, इन्वेस्टर्स जी, उन इन्वेस्टर्स को लिए सहूलियत ये हो गई कि उनको सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेना है और अपना काम शुरू कर सकते हैं जी। उनको ये नहीं करना कि वहां, उसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, इंस्पेक्टर राज में घूसखोरी का भी एक बड़ा तबका लगा हुआ था, दलाली का, वो उसको सारा सरकार ने एक साथ साइड करके इसमें बिल्कुल क्लियरली सब चीजों को आसान कर दिया गया है। इससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ने से लोग आकर्षित होंगे, उनका वेतन सुदृढ़ होगा और पैसा ज्यादा मिलेगा और उससे देश की प्रगति में सहयोग। जी बिल्कुल, देश की प्रगति में सहयोग होगा। नए इन्वेस्टर्स को तो लाभ है ही है, नए वर्कर्स को भी इसका लाभ होगा। राजेंद्र जी, क्या लगता है आपको, किस तरीके से जो विकसित भारत 2047 का हम सपना देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत लगातार भारत बनता जा रहा है, और एक सबसे बड़ी बात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने स्पीच में कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको कहीं ना कहीं हमें सरल करना है, इसकी अवधारणा पे हमें काम करना है। तो ये नए श्रम संहिताएं इस अवधारणा को कारगर साबित करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है? ये नई श्रम संहिताएं तो इसको कारगर करने में पूरी भूमिका निभाने वाली है। जैसा चर्चा में आ रहा है कि नियोक्ता और कामगार दोनों को स्पष्ट संहिता के अंदर स्पष्ट परिभाषाएं दी गई हैं। उनको मालूम है कि हमारी सीमा क्या है, नियोक्ता को भी मालूम है और वर्कर को भी। ऐसी स्थिति के अंदर नियोक्ता को लेबर जो कामगार है वो इजीली मिलेगा, और बहुत बड़ी बात यह है कि उसको जो 10 जगह जाना पड़ता था क्लियरेंस के लिए, वो सब उसमें समाप्त हो चुका है। उसको मालूम है कि मुझे यदि स्टार्टअप अपना काम शुरू करना है तो मेरे के लिए लेबर की समस्या नहीं है, मेरे लिए बैंक लोन लेना है तो समस्या नहीं है।
ऐसी स्थिति के अंदर 40 करोड़ मजदूरों का ये देश, असंगठित क्षेत्र के मजदूर तो आज 80 करोड़ से ऊपर है जी, 93% तो मैंने असंगठित क्षेत्र के हैं, 7% आपके संगठित क्षेत्र में आते हैं, तो सब कुछ मिलाकर 50% से ज़्यादा जो मजदूर है संगठित क्षेत्र में 40 करोड़ मजदूर हैं, उनका जो श्रम है उसके माध्यम से हम अपने विकसित भारत के अंदर काफ़ी कुछ पा सकते हैं और उनके श्रम का सही उपयोग कर सकते हैं। इस बात को भारत सरकार जानती है और इसको नियोजित कर कर इनको 4 संहिताओं के माध्यम से उन्होंने एक संदेश दिया है कि इनका भी, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत बड़ा सहयोग भारत की जीडीपी में रहने वाला है, भारत के विकास में रहने वाला है और ये एक आगे जाकर वास्तव में उदाहरण बनने वाला है। वास्तव में उदाहरण बनेगा। संदीप जी, भारत जो है विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में जिस तरीके से श्रम संहिताएं आ रही है, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी को सही करने का काम किया जा रहा है, ये कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, पूरे वैश्विक परिदृश्य में जो भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, उसका जो सपना हमने देखा है उसको पूरा करने में। जी संदीप जी। विकास जी, भारत की बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात चीन की करूंगा। चीन की हम हमेशा नेगेटिव बात ही करते हैं, लेकिन कई जगह हमारा जो है, यदि कोई अच्छी चीज़ भी हो रही है तो हमें वहाँ से लेना चाहिए। बिल्कुल। हम आज की तुलना में बात करें तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की जो है जो दिया है, स्लोगन दिया है, वो 25 साल का एक टारगेट बना के दिया है। हम बात करें चीन की तो यही चीज़ चीन ने भी शुरू की थी वो टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आप देखें कि किस लंबे प्रोसेस में वो निकला। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जहां कम्युनिस्ट सरकार होती है पूरे वर्ल्ड में, जहां भी है, वो ये मानी जाती है कि वहां पर वो श्रमिकों के समर्थक मानी जाती है। लेकिन आप देखें कि मैक्सिमम कम्युनिस्ट सरकार अब जो है वो वायबल नहीं है। वो अब सबसे ज्यादा जो गरीब यदि कंट्रीज कह सकते हैं या अल्प विकसित कंट्रीज हैं, वो वही हैं जहां कम्युनिस्ट धीरे धीरे ये अवधारणा खत्म हो रही है। लेकिन चीन ने अपनी उस विचारधारा को जिंदा रखते हुए श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई। आप देखें कि 1978 से ये जो है चीन ने इस पे काम करना शुरू किया और 90 में इस पे प्रारूप बनाया और 98 में इसको लागू कर दी। आप देखें कि 98 से लेकर 25 साल जो है 28 साल हो गए हैं, कहां से चीन जो है जिसकी जीडीपी आज से 25 साल पहले भारत से कम थी या भारत के बराबर थी, आज देखें कि वो किस लेवल पे आज से भारत से 4 से 5 गुना वो जीडीपी उसकी बढ़ रही है। तो वो सीधी सी बात है कि उसने जो है नियोक्ता और जो कामगार है उनके बीच में जो समन्वय था उसको स्थापित किया अपनी मॉनिटरिंग से। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारे उद्योगों का आगे बढ़ना, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें भी इस कार्य योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की विकसित भारत की जो कार्य योजना बनाई है 25 साल की, हम उसको बिल्कुल अचीव कर सकते हैं यदि हमें थोड़ा सा इस पर शक्ति दिखानी पड़ेगी। इस पर मॉनिटरिंग हमें जो है वो जो है उसमें शक्ति दिखानी पड़ेगी और इसको लागू करने के लिए हमें थोड़ा प्रयास थोड़ा अधिक करना पड़ेगा ताकि जो दोनों के बीच में तो मतभेद है वो नहीं रहे और ये आराम से ये बेहतर माहौल में ये सब चीजें सुचारू रूप से जारी रहें। जी बिल्कुल। कुलदीप जी, क्या कुछ टेक्निकल चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने अभी बाकी हैं? जी जिस तरह से सरकार ने कानून बनाया है, जिस तरह से पूर्व में भी इन्होंने बताया कि किसी भी कानून को लेकर आना और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो किया जाना वो बहुत अलग अलग चीजें होती है। पूर्व में भी सरकार कानून लेके आई है, बहुत सारे स्तर पर सरकार ने अपने प्रयास से उनको सुलभ रूप से लागू भी किया है, लेकिन जिस तरह की वर्तमान में इन संहिताओं में जो चीजें दी गई है, यहाँ पर कुछ अलग से बर्डन जो नियोक्ताओं पे डाला गया है उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। साथ में मजदूरों के लिए नियोक्ताओं को कह दिया गया कि आपको मजदूरों को इस तरह की सुविधाएं देनी है, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उनको किस तरह से दिया जाएगा, उनकी फंड कहां से आएगा, उनकी कटौती नहीं की जाएगी। साथ में सरकार के द्वारा नियोक्ताओं को इस तरह की चीजें लाभ तो पहुंचाया गया, लेकिन कुछ जगह नियोक्ताओं के साथ में इस तरह का स्तर भी तय कर दिया गया है कि नियोक्ता उनसे बाहर कार्य नहीं कर सकते। जिसका मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको कि नियोक्ताओं को एक फायदा यह दिया गया है कि अब मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते। बिल्कुल।
मजदूर हड़ताल करने के लिए मजदूरों को पहले नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देंगे, उसके बाद में यदि उनके बीच में काउंसलेशन हो रही है तो भी मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते। और उसके बीच में अगर कोई मामला जो ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है लेबर के लिए, उसमें भी अगर मामला चला जाता है तो भी मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता। तो यह मजदूरों के तो पूरा हटा दिया गया अधिकार, क्योंकि मजदूर के लिए पास एकमात्र हड़ताल तो कर सकता है लेकिन उनको पहले सूचित करना पड़ेगा 14 दिन। मैं वही राजेंद्र जी वो राजेंद्र जी को स्पष्ट करेंगे कि आपको पहले 60 दिन का नोटिस देना है। उसमें अगर उस बीच में आपकी काउंसलेशन की कमेटी बैठ जाती है, अब आप हड़ताल नहीं कर सकते जी। और यदि मामला ट्रिब्यूनल के पास चला गया तब भी आप हड़ताल नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस स्थिति में मजदूर के पास एकमात्र अधिकार था हड़ताल का, वो भी समाप्त हो गया है जी। लेकिन इसमें अच्छी चीज ये करी गई है कि यदि कुछ मजदूर संगठन सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदों को साधने के लिए जी हड़ताल करते, उसमें बहुत सारे मजदूरों का नुकसान होता है, नियोक्ता का नुकसान होता है, उसकी बर्बादी रुक जाएगी जी। बिल्कुल, ये एक अच्छा बिल्कुल राजेंद्र जी आप जल्दी से जवाब दीजिए। ये कहना इनका सही है जी। भारतीय मजदूर संघ हड़ताल को अंतिम विकल्प मानता है और मैं समझता हूँ इस संहिताओं के अंदर भी जो 60 दिन का समय दिया गया है बहुत अधिक है। बातचीत की संभावना लगातार बनी हुई रहती है और ये एक लेबर लॉ का एक सिस्टम है जो काउंसलिंग के लिए कहा गया, कंसिलेशन अधिकारी होता है। ये सीधी सी बात है, यदि समझौता अधिकारी बैठा है किसी विषय के ऊपर तो ये सीज होगी, हड़ताल को सीज करना ही चाहिए उस पीरियड के लिए, और वो सक्सेस हो जाता है तो हड़ताल नहीं होनी है। नहीं तो समय अवधि इतनी लंबी है, मैं समझता हूं कि इसके अंदर चर्चा कर इसको समझौता अधिकारी दोनों पक्ष को सुनने के बाद में इस समस्या का समाधान निकल ही आता है कि इतनी बड़ी समस्या मजदूर की होती नहीं है। फिर भी स्ट्राइक का प्रावधान उसका अधिकार है और हम इसमें विश्वास नहीं करते क्योंकि इसमें नियोक्ता को भी नुकसान है और इसमें लेकिन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहना चाहिए और प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ तो जब स्ट्राइक भी करता है, मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं और ये उदाहरण हम जगह जगह कहते भी हैं कि एक जगह हमारी यूनियन थी जूते बनाने की और कुछ ऐसी समस्या हुई कि समझौता अधिकारी भी फेल हो गया तो हमने स्ट्राइक की, लेकिन वो स्ट्राइक क्या थी, एक जोड़ी जूता बनाएंगे जी, मानी एक जोड़ी का एक जूता बनाएंगे, दूसरा नहीं बनाएंगे जिससे प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं हो। तो इस तरह की भावना जब हमारे मजदूर में भी डेवलप होगी, जैसे आचार संहिता ये बनी है जितनी भी है संविधा है, तो निश्चित तौर पर मजदूर भी इस बात को समझता है कि प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और मजदूरों की बात को समझते हुए देश में 4 जो नई श्रम संहिताएं उनको लागू किया गया। उम्मीदों का एक तरीके से सूरज निकला है। लक्ष्य अटल है कि जो हमारे देश के जो श्रमिक हैं, जो कारीगर हैं, जो कामगार हैं, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, उनको सम्मान मिले, उनको विश्वास मिले और उनको सुरक्षा मिले। तभी जाकर हम 2047 में जो भारत को विकसित बनाने का सपना, आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना हमने देखा है, वो पूरा हो पाएगा। आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचार रखे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।